स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 मई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में मई में मानसून जैसा मौसम, 258% ज्यादा बारिश से लोग हैरान। दरअसल बात यह है कि बिहार में इस बार मई का मौसम पूरी तरह से बदला बदला नजर आ रहा है। जब गर्मी के महीने में जहां पर तेज लू चलनी चाहिए थी, वहीं पर कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। हालात ये है कि बिहार में सामान्य से करीब 258% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, यानी कि जितनी बारिश होनी चाहिए उससे 258% ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ, बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और फिर बदलते जलवायु पैटर्न की वजह से बिहार में मानसून जैसी स्थिति बन गई है। यही कारण है कि मई महीने में भी बादल, बारिश, तेज बारिश और फिर आंधी का दौर लगातार जारी है। इस मौसम का असर आम लोगों को से लेकर के किसानों तक पर देखने को मिल रहा है। या कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बन गई है, जबकि खेतों में तैयार फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि कुछ फसलों को इस बारिश से फायदा मिलने की बात कही जा रही है। जंग के असर से बचने के लिए पीएम मोदी ने दी बड़ी सलाह। कहा कि 1 साल तक ना खरीदे सोना और ना ही ज्यादा इस्तेमाल करे पेट्रोल और डीजल। दरअसल बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है, बहुत बड़ा सुझाव दे दिया है। उन्होंने कहा कि 1 साल तक कोई भी व्यक्ति सोना चांदी ना खरीदे। जी हाँ, 1 साल तक कोई भी व्यक्ति सोना चांदी ना खरीदे और साथ ही साथ पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल भी सीमित मात्रा में करें, यानी कि कम कर दें, ज्यादा इस्तेमाल ना करें। ये पीएम मोदी का कहना है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने 1 साल तक सोना ना खरीदने और फिर जहां संभव हो सके वहां वर्क फ्रॉम होम अपनाने जैसे सुझाव दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि सरकार ऊर्जा बचत और आर्थिक संतुलन बनाए रखने पर जोर दे रही है, क्योंकि वैश्विक युद्ध और फिर तेल संकट का असर सीधे आम लोगों की जेब और फिर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। नेपाल जाने वालों के लिए नया नियम, अब बिना आईडी नहीं मिलेगी एंट्री। दरअसल बात है कि भारत से नेपाल जाने वाले लोगों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। अब नेपाल में बिना पहचान पत्र यानी कि आईडी की एंट्री नहीं मिलेगी। बताया जा रहा है कि काठमांडू के मेयर बालेन शाह की सरकार ने सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये नया नियम लागू किया है। जब पहले भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा होने की वजह से लोग आसानी से आ जा सकते थे, लेकिन अब यात्रा के दौरान वैध पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट जैसे दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। इस फैसले के बाद सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग रोजाना व्यापार, इलाज और फिर अन्य कामों के लिए नेपाल आते जाते हैं। प्रशासन का कहना है कि यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। ऐसे में नेपाल जाने की योजना बना रहे लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपने जरूरी दस्तावेज साथ लेकर ही यात्रा करें। डॉक्टर की मौत के बाद भी चलेगा केस, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दरअसल बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाज में लापरवाही से जुड़े हुए मामलों को लेकर के बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि अगर किसी डॉक्टर पर मेडिकल नेग्लिजेंस यानी कि इलाज में लापरवाही का मामला चल रहा है और उस दौरान डॉक्टर की जान चली जाती है, तब भी कुछ परिस्थितियों में मामला उसके वारिसों तक जारी रह सकता है। कोर्ट के मुताबिक अगर मामला मुआवजा या फिर आर्थिक जिम्मेदारी से जुड़ा है तो सिर्फ डॉक्टर की मौत से केस खत्म नहीं माना जाएगा। ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया डॉक्टर के परिवार या फिर कानूनी वारिसों तक जारी रह सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि मरीज या फिर पीड़ित परिवार को न्याय मिलना जरूरी है, इसलिए केवल आरोपी डॉक्टर की मृत्यु के आधार पर पूरा मामला बंद नहीं किया जा सकता, या खास करके जब आर्थिक नुकसान और फिर मुआवजे का सवाल जुड़ा हो। गंगा नदी पर बनेगा बिहार का नया मेगा ब्रिज, बीआरओ ने संभाली कमान। दरअसल बात यह है कि बिहार के लिए एक बड़ी और फिर राहत भरी खबर सामने आई है। गंगा नदी पर एक नया मेगा ब्रिज बनने जा रहा है, जिसे आधुनिक ट्रस तकनीक से तैयार किया जाएगा। यह खास बात यह है कि इस परियोजना की जिम्मेदारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ को सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि यह पुल उत्तर और फिर दक्षिण बिहार के बीच संपर्क को और मजबूत करेगा। जब बारिश और फिर बाढ़ के समय अक्सर संपर्क टूटने की समस्या सामने आती थी, लेकिन नई तकनीक से बनने वाला ये पुल ज्यादा मजबूत और टिकाऊ माना जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रस तकनीक से बने पुल भारी दबाव और फिर खराब मौसम को भी बेहतर तरीके से झेल सकते हैं। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस पुल के बनने से लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी, व्यापार बढ़ावा मिलेगा और फिर कई जिलों के बीच दूरी कम होगी।
बिहार से दिल्ली सफर हुआ आसान, आनंद विहार स्पेशल का समय बदला, 13 से 17 मई तक कई ट्रेनें रद्द। दरअसल बात है कि बिहार से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है, तो वहीं पर दूसरी तरफ कुछ दिक्कतें भी सामने आई है। आनंद विहार स्पेशल ट्रेन के समय में बदलाव किया गया है, जिससे यात्रियों को सफर प्रदान करने में सहूलियत मिल सकती है। वहीं पर 13 से 17 मई के बीच कई ट्रेनों को रद्द भी किया गया है, जिससे यात्रा प्रभावित हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेन के समय में बदलाव का मकसद संचालन को बेहतर बनाना और फिर यात्रियों की सुविधा बढ़ाना है। लेकिन जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनके यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सफर से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें, ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो। विशेषज्ञों का मानना है कि रेलवे में इस तरह के बदलाव अक्सर रखरखाव और फिर बेहतर संचालन के लिए किए जाते हैं। अगर यात्री पहले से जानकारी लेकर के यात्रा करें तो फिर उन्हें परेशानी से बचा जा सकता है। गाय हमारी माता है, निशांत के वीडियो में आरजेडी क्या ढूंढ रही है। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में एक वीडियो को लेकर के नई बहस छिड़ गई है। जहाँ निशांत कुमार का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे गाय को लेकर के बयान देते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद आरजेडी ने इसे मुद्दा बनाते हुए सवाल उठाने शुरू कर दिए, जिससे सियासी माहौल गर्मा गया है। जहाँ रिपोर्ट्स के मुताबिक आरजेडी इस वीडियो के जरिए राजनीतिक संदेश और फिर बयान के पीछे के मतलब को समझने की कोशिश कर रही है। वहीं पर समर्थक और फिर विरोधी दोनों इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिससे ये मामला सोशल मीडिया और फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के वीडियो अक्सर राजनीति में बहस विवाद को जन्म देते हैं। अगर इस मुद्दे पर बयानबाजी बढ़ती है तो फिर आने वाले समय में ये और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है और इसका असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ सकता है। माँ हो तो ऐसी कहानी बिहार की पहली महिला कैब ड्राइवर अर्चना पांडे की। पति ने छोड़ा साथ, अब 3 बच्चों के सपनों को दे रही है नई उड़ान। दरअसल बात है कि बिहार की अर्चना पांडे की कहानी संघर्ष और फिर हिम्मत की मिसाल बनकर के सामने आई है। जब पति के साथ छोड़ देने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी और अपने 3 बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठाई। मुश्किल हालात के बावजूद भी उन्होंने कैब ड्राइवर बनकर के नई शुरुआत की और आज वे अपने दम पर परिवार का पालन पोषण कर रही है। जब रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्चना पांडे बिहार की पहली महिला कैब ड्राइवर में शामिल है, जिन्होंने समाज की सोच को बदलने का काम किया है। जब शुरुआत में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार मेहनत करती रही। अब वो अपने बच्चों की पढ़ाई और फिर भविष्य को बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अर्चना जैसी कहानियां समाज के लिए प्रेरणा का काम करती है। अगर महिला आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाए तो फिर वे हर मुश्किल को पार कर सकती है। बिहार में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं से बदली गरीबों की तस्वीर, मंत्री श्रवण कुमार। दरअसल बात यह है कि बिहार में ग्रामीण विकास को लेकर के सरकार की योजनाओं का असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विभाग की विभिन्न योजनाओं के जरिए गरीबों की स्थिति में सुधार आया है। उनका दावा है कि इस योजनाओं से लोगों की आय बढ़ी है और फिर गाँव में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोजगार, आवास और फिर सड़क जैसी योजनाओं पर खास जोर दिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में विकास की गति तेज हुई है। सरकार का कहना है कि इस योजना के जरिए ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचाया जा रहा है, ताकि उनकी जिंदगी में बदलाव आ सके। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इन योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन किया जारी रहा तो फिर इससे ग्रामीण इलाकों में गरीबी कम हो सकती है और साथ ही साथ लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और गाँव की आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा। भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी थी जहां विदेशों से पढ़ने आते थे छात्र? दरअसल बात यह है कि भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था दुनिया भर में प्रसिद्ध रही है, जहां पर दूर दूर से छात्र पढ़ने आया करते थे। इतिहास के अनुसार देश की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय मानी जाती है। ये विश्वविद्यालय अपने समय में ज्ञान और फिर शिक्षा का बड़ा केंद्र था, जहां पर भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नालंदा विश्वविद्यालय में हजारों छात्र और फिर शिक्षक मौजूद रहते थे और यहाँ विभिन्न विषयों की पढ़ाई कराई जाती थी, जिसमें बौद्ध धर्म, दर्शन, गणित, विज्ञान और फिर साहित्य जैसी कई विषय शामिल थी। इसकी विशाल लाइब्रेरी और फिर उच्च स्तर की शिक्षा व्यवस्था इसे खास बनाती थी। विशेषज्ञों का मानना है कि नालंदा विश्वविद्यालय भारत की गौरवशाली शैक्षणिक विरासत का प्रतीक है। अगर आज भी इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था विकसित की जाए तो फिर भारत फिर से वैश्विक शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बन सकता है। रोजगार के बदले लाठियां दे रही है सरकार,
ट्राई-4 अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के कांग्रेस का तीखा हमला। दरअसल बात यह है कि बिहार में ट्राई-4 अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर हुए पुलिस कार्रवाई को लेकर के सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि युवाओं को रोजगार देने की बजाय उनके साथ सख्ती की जा रही है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी घायल हुए, जिससे आक्रोश बढ़ गया है। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर के सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि युवाओं की मांगों को दबाने की बजाय उन्हें सुना जाना चाहिए। इसको लेकर के लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके के मुद्दे राजनीति में बड़ा असर डाल सकते हैं। अगर सरकार और अभ्यर्थियों के बीच बातचीत नहीं हुई तो फिर ये मामला और बढ़ सकता है और फिर आने वाले समय में इसका असर राजनीतिक माहौल पर भी देखने को मिल सकता है। बिहार कैबिनेट में दौलत का दम, रमा निषाद सबसे अमीर मंत्री, श्वेता गुप्ता दूसरे स्थान पर। 35 में से 32 मंत्री हैं करोड़पति। दरअसल बात है कि बिहार कैबिनेट के मंत्रियों की संपत्तियों को लेकर के एक दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट में शामिल ज्यादातर मंत्री करोड़पति हैं और उनकी संपत्ति को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। इसमें रमा निषाद सबसे अमीर मंत्री बताए जा रहे हैं, जबकि श्वेता गुप्ता दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 35 मंत्रियों में से 32 मंत्री करोड़पति हैं, जो ये दिखाता है कि राजनीति में आर्थिक स्थिति का भी बड़ा प्रभाव होता है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद लोगों के बीच इसको लेकर के चर्चा बढ़ गई है और कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि नेताओं की संपत्ति का खुलासा पारदर्शिता के लिहाज से जरूरी होता है, इससे जनता को अपने प्रतिनिधियों के बारे में जानकारी मिलती है और फिर राजनीति में जवाबदेही भी बढ़ती है। बिहार में परमाणु क्रांति, बांका में बनेगा पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। दरअसल बात है कि बिहार के लिए ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। यह बताया जा रहा है कि बांका जिले में बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। अगर ये परियोजना पूरी होती है तो फिर बिहार ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पावर प्लांट के जरिए बड़े स्तर पर बिजली उत्पादन होगा, जिससे बिहार को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल सकती है। साथ ही साथ उद्योग और फिर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने से बिहार में बिजली संकट काफी हद तक कम हो सकता है और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इस परियोजना को लेकर के सुरक्षा और फिर पर्यावरण से जुड़े पहलुओं पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही जा रही है। अगर ये योजना जमीन पर उतरती है तो फिर बिहार देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां परमाणु ऊर्जा के जरिए बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन किया जाएगा। अतिक्रमणकारियों को सरकार की चेतावनी, खुद हटाएं कब्जा वरना होगी कार्रवाई। दरअसल बात यह है कि बिहार में अतिक्रमण को लेकर के सरकार अब सख्त नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि जिन लोगों ने सरकारी जमीन या फिर सार्वजनिक जगहों पर कब्जा कर रखा है वह अपनी मर्जी से अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो फिर प्रशासन कार्रवाई करेगा। मंत्री ने कहा है कि कई जिलों में लगातार शिकायतें मिल रही है कि सड़क, नाला और फिर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है, जैसे आम लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे मामलों में प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सरकार का कहना है कि पहले लोगों को खुद अतिक्रमण हटाने का मौका दिया जाएगा, लेकिन तय समय के बाद भी अगर कब्जा नहीं हटाया गया तो फिर बुलडोजर कार्रवाई सहित कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं। इस बयान के बाद कई इलाकों में हलचल तेज हो गई है। अब लोगों की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है कि किन किन इलाकों में सबसे पहले अभियान चलाया जाएगा। बिहार पुलिस में बम्पर भर्ती का ऐलान, हजारों युवाओं को मिलेगा मौका। दरअसल बात यह है कि बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार पुलिस में हजारों पदों पर बम्पर भर्ती का ऐलान किया गया है। खासतौर पर सैप यानी कि स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस भर्ती के जरिए बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जल्द ही विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें योग्यता, उम्र सीमा और फिर आवेदन की पूरी जानकारी दी जाएगी। ऐसे में जो युवा लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह सुनहरा अवसर माना जा रहा है। बिहार में खत्म हुआ डिप्टी सीएम पद, सरकार ने दिया बड़ा जवाब। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब एक अधिसूचना को लेकर के ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या बिहार में डिप्टी सीएम का पद खत्म कर दिया गया है। या सोशल मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक इस मुद्दे पर तरह तरह की बातें होने लगी। दरअसल एक सरकारी अधिसूचना में डिप्टी सीएम पद का जिक्र नहीं होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। इसके बाद विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या सरकार के अंदर कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हालांकि अब सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर सफाई दी गई है। सरकार ने कहा है कि डिप्टी
सीएम का पद पूरी तरह से कायम है और फिर अधिसूचना को लेकर के जो बातें फैलाई जा रही है वे भ्रम पैदा करने वाली है। अधिकारियों के मुताबिक ये सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया से जुड़ा मामला था, इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई है। सरकार की सफाई के बाद फिलहाल स्थिति स्पष्ट हो गई है कि बिहार की राजनीति में चल रही हलचल अब नेतृत्व बदलाव की चर्चाओं के बीच इस विवाद ने सियासी माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। तरबूज खाने से परिवार के 8 लोग बीमार, इलाके में मचा हड़कंप। दरअसल बात है कि बिहार से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर तरबूज खाने के बाद एक ही परिवार के 8 लोग अचानक बीमार पड़ गए। सभी को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि परिवार ने बाजार से तरबूज खरीद करके खाया था, जब कुछ ही देर बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। हालात खराब होने पर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी के मौसम में कटे हुए या फिर खराब फल खाने से फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। जब कई बार फल को जल्दी पकाने या फिर चमकदार दिखाने के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। जहाँ स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि फल खरीदते समय सावधानी बरतें, जब कटे हुए फल ना खाएं और फिर अच्छी तरह से धोकर ही सेवन करें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। मंत्री बनने के बाद अब निशांत की शादी पर चर्चा, सियासत से लेकर के परिवार तक बवाल। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में इन दिनों निशांत कुमार लगातार चर्चा में बने हुए हैं। पहले उनकी राजनीति में सक्रियता और अब मंत्री बनने की खबरों के बीच एक नया सवाल उठने लगा है कि आखिर निशांत कुमार शादी कब करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजनीतिक गलियारों से लेकर के आम लोगों के बीच भी अब उनकी शादी को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। यहाँ तक कि तुलना चिराग पासवान से भी की जा रही है, जिनकी शादी को लेकर भी अक्सर सवाल उठते रहते हैं। बताया जा रहा है कि इस बार का शादी का लगन भी लगभग खत्म होने वाला है, लेकिन निशांत कुमार की शादी को लेकर के परिवार या फिर पार्टी की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि लोग इसे निजी मामला मान रहे हैं, लेकिन जिस तरह से निशांत कुमार की राजनीतिक भूमिका बढ़ रही है, उसी तरह उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। तेल संकट और युद्ध के बीच बैंक से पैसे निकालने की होड़, आखिर डर क्या है। दरअसल बात है कि देश में इन दिनों एक नई चिंता सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध और फिर तेल संकट की खबरों के बीच लोग तेजी से बैंकों से कैश निकाल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले करीब 15 दिनों में करीब 61,000 करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम से निकाले गए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर लोग अचानक इतनी बड़ी मात्रा में नकद क्यों निकाल रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव, महंगाई और फिर बाजार में फैल रही अफवाहों की वजह से लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। कई लोग एहतियात के तौर पर अपने पास नकदी रखना चाहते हैं। हालांकि सरकार और बैंकिंग विशेषज्ञ लगातार ये कह रहे हैं कि देश की बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत है। किसी तरह की घबराहट में पैसा निकालने की जरूरत नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय लोगों को आधिकारिक जानकारी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि घबराहट में उठाए गए कदम कई बार खुद परेशानी का कारण बन जाते हैं। बिहार के 8 जिलों में रेड अलर्ट, आंधी, पानी और ओलावृष्टि की चेतावनी। दरअसल बात है कि बिहार में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। मौसम विभाग ने बिहार के 8 जिलों में आंधी, तेज बारिश और फिर ओलावृष्टि को लेकर के रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है और कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है। राजधानी पटना में भी पूरे दिन बादल छाए रहने और फिर खराब मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। खास करके किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों और फिर पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें, क्योंकि खराब मौसम से नुकसान हो सकता है। प्रशासन ने भी जिलों को अलर्ट मोड पर रखा है और लोगों को से अनावश्यक बाहर निकलने से बचने को कहा गया है, क्योंकि तेज हवा और फिर वज्रपात के दौरान छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। सत्ता बदलते ही बीजेपी को नीतीश का बड़ा संदेश, नई मांग से बड़ी हलचल। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद अब नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है और सत्ता संतुलन को लेकर के नई मांग सामने आ रखी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडीयू की ओर से या तो विधान परिषद के सभापति पद या फिर विधानसभा अध्यक्ष पद की मांग की गई है। माना जा रहा है कि ये सिर्फ पद की मांग नहीं है, बल्कि गठबंधन के भीतर ताकत और संतुलन दिखाने की कोशिश भी है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार हमेशा से सत्ता और फिर संगठन दोनों में संतुलन बना करके राजनीति करते आए हैं। ऐसे में ये कदम बीजेपी को साफ संदेश देने के तौर पर देखा जा रहा है कि जेडीयू अभी भी गठबंधन में अपनी मजबूत भूमिका बनाए रखना चाहती है। अब सबकी नजर एनडीए के भीतर होने वाली अगली बैठक पर है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये तय होगा कि दोनों दलों के बीच तालमेल कैसे आगे बढ़ेगा। पटना जू में बनेगा बिहार का पहला ट्री टॉप वॉकवे।
दरअसल बात यह है कि बिहार के लोगों के लिए एक रोमांचक खबर सामने आई है। पटना जू में अब बिहार का पहला ट्री टॉप वॉक वे बनाया जाएगा, जहां पर लोग ऊंचाई से जंगल और फिर जानवरों का नजारा देख सकेंगे। बताया जा रहा है कि ये वॉक वे एडवेंचर और नेचर एक्सपीरियंस को ध्यान में रख करके तैयार किया जाएगा। लोग पेड़ों के ऊपर बने खास रास्ते पर चल करके अलग अंदाज में वन जीवों को देख पाएंगे। इससे बच्चों और फिर पर्यटकों के लिए जू का अनुभव और भी खास बनने वाला है। वन विभाग का कहना है कि इस परियोजना का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और लोगों को प्रकृति के करीब लाना है। अगर ये योजना सफल होती है तो फिर पटना जू देश के चुनिंदा आधुनिक जूलॉजिकल पार्कों में शामिल हो सकता है। इस नई सुविधा से राजधानी पटना में पर्यटन को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है और आने वाले समय में यहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है। 4 धाम यात्रा के नाम पर ठगी, खेत से चला रहे थे फर्जी कॉल सेंटर। जहाँ 4 धाम यात्रा के नाम पर लोगों को ठगने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी खेत के बीच बैठकर के मोबाइल और लैपटॉप के जरिए लोगों को कॉल कर रहे थे और यात्रा पैकेज के नाम पर पैसे ऐंठ रहे थे। ये लोग खुद को ट्रेवल एजेंसी का कर्मचारी बता करके श्रद्धालुओं को सस्ती यात्रा और होटल बुकिंग का लालच देते थे। जैसे ही लोग पैसे भेजते उसका नंबर बंद कर दिया जाता था। लेकिन इस बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली और फिर टीम ने अचानक छापा मार दिया। पुलिस को देखते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन कई लोगों को मौके से पकड़ लिया गया। साथ ही मोबाइल, लैपटॉप और फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए। जब पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों को ठगा है। जहां लोगों से भी अपील की गई है कि किसी भी ऑनलाइन बुकिंग से पहले पूरी जांच जरूर कर लें। बिहार में खत्म हुआ विजिलेंस कैडर, अब स्टेट पुलिस में शामिल होंगे अफसर। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए विजिलेंस कैडर को ही खत्म करने का फैसला किया है। अब विजिलेंस विभाग में काम कर रहे सभी अफसर और कर्मी राज्य पुलिस व्यवस्था का हिस्सा माने जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस फैसले का मकसद पुलिस और फिर निगरानी तंत्र के बीच बेहतर तालमेल बनाना है। सरकार का मानना है कि इससे भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जाँच और कार्रवाई की प्रक्रिया ज्यादा प्रभावी हो सकेगी। इस बदलाव के बाद अफसरों की पोस्टिंग, जिम्मेदारियां और प्रशासन के नियंत्रण भी नए तरीके से किए जाएंगे। हालांकि इस फैसले को लेकर के विभाग के अंदर कई तरीके की चर्चाएं भी शुरू हो गई है। राजनीतिक और फिर प्रशासनिक जानकारों का कहना है कि यह कदम बिहार की पुलिस व्यवस्था में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। बिहार की चीनी मिलों में नया नियम, खेती और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने बिहार की चीनी मिलों को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। अब सभी चीनी मिलों में CHCS यानी कि कंपोजिट हाइब्रिड को जनरेशन सिस्टम लागू करने की बात कही गई है, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ाने और खेती को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था में गन्ने की खेती का रकबा बढ़ेगा और किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा। साथ ही चीनी उद्योग से जुड़े रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सभी चीनी मिलें आधुनिक तकनीक के साथ संचालित होती है तो फिर बिहार का चीनी उद्योग एक बार फिर से मजबूत हो सकता है। इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिलेगा। सरकार अब इस योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी में जुट गई है। बिहार में बीएड एडमिशन शुरू, जून में होगी प्रवेश परीक्षा। दरअसल बात है कि बिहार में बीएड में दाखिला का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बिहार में बीएड एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुका है। अब अभ्यर्थियों से जल्द आवेदन करने की अपील की गई है। यह बताया जा रहा है कि इस बार बीएड प्रवेश परीक्षा जून महीने में आयोजित की जाएगी। ऐसे में छात्र समय रहते ऑनलाइन आवेदन पूरा कर ले, ताकि बाद में किसी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और फिर निर्धारित तारीख के बाद फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए छात्रों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी के साथ आवेदन करें।